नमस्कार दोस्तों, चलिए आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस से रिलेटेड, जिसे प्रचलित रूप में ब्लैक फंगस कहते हैं। आपको बताना है कि ब्लैक फंगस के बारे में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से कथन सही हैं। अगर आपको आता है तो ए, बी, सी या डी में से जो भी ऑप्शन हो उसे कमेंट करके बताना है, और नहीं आता है तो भी एक गैस करना है, इंटेलिजेंट गैस करने की कोशिश करना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत राज्यों से कहा है कि वो ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करें, और इसमें कहा गया है कि ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज की श्रेणी में डाला जाए। कोई भी बीमारी जब उसे नोटिफाइड डिजीज की श्रेणी में डाल दिया जाता है तो उसे आगे केंद्र सरकार को रिपोर्ट करना जरूरी हो जाता है। उसका एक प्रॉपर फाइल मेंटेन करना जरूरी हो जाता है कि कितने केसेज हुए, कितने ठीक हुए, ये सब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर किसी डिजीज को हम नोटिफाइड डिजीज की श्रेणी में डाल देते हैं। अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो इसमें एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन एक आता है, वो ब्लैक फंगस के प्रति कारगर बताया गया है, और ब्लैक फंगस का पहला मामला महाराष्ट्र में देखने को मिला था। तो इस प्रकार अगर हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ये बीमारी एक फंगस होता है, उसकी वजह से होता है। ये जो फंगस होता है म्यूकोरमाइसेट्स, ये हमारे नेचर में, हमारे वातावरण में हमेशा प्रेजेंट रहता है, लेकिन जब किसी को कोविड हो जाता है तो कोविड होने की वजह से उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। फिर ये जो म्यूकोरमाइसेट्स होता है ये उस बॉडी पर अटैक कर देता है, नहीं तो ये वैसे हमेशा प्रेजेंट रहता है हमारे एनवायरनमेंट। अपना अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून का उल्लंघन करने के आरोप में निम्नलिखित में से किस पेमेंट कंपनी पर 96 लाख का जुर्माना लगाया है? पेपाल, एरोपे, रिफल या फिर अमेजन पे? इसका आंसर है पेपाल। अभी हाल ही में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने पेपाल पे जुर्माना लगाया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 96 लाख का। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन 2004 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, और ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। इसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आपका FIU काम करता है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित, या अगर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित तथा मनी से रिलेटेड कोई भी क्राइम अगर होता है तो उसमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट काम करती है, और ये सीधे डायरेक्टली फिनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। ये चीज़ें ध्यान देने लायक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती मुकाबलों के लिए रेफरी के रूप में चुने जाने वाले अशोक भनवाला का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर बिहार? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती के मुकाबलों के लिए अशोक भनवाला को रेफरी के रूप में चुना गया है। ये हरियाणा के सोनीपत जिले के हैं। रियो ओलंपिक में भी ये रेफरी के रूप में जिम्मेदारी निभा चुके थे। रियो ओलंपिक जो कि 2016 में हुआ था। यहीं पर बताते चलें कि 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो टोक्यो में प्रस्तावित था, कोरोना वायरस की वजह से टाल दिया गया। अब टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के मध्य प्रस्तावित है। इस प्रकार अगर बात करें इस क्वेश्चन का तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा से। यहीं पे अगर बात करें ओलंपिक के बारे में तो ये जानिए कि ओलंपिक 2 तरह का होता है। एक आपका समर में होता है और एक आपका विंटर में होता है। दोनों ही 4-4 सालों पे होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच जो अंतराल होता है ये 2 साल का होता है। अगर अब ये ओलंपिक जो होने वाला है, जिसके बारे में बात किया जा रहा है, ये 2020 का ओलंपिक है। 2020 का ये समर ओलंपिक है। इसी तरह जो 2022 में अब प्रस्तावित है आपका विंटर ओलंपिक्स, 2022 में प्रस्तावित है। तो अब ये जो समर वाला ओलंपिक होगा ये होगा आपका 2024 में, और जो विंटर ओलंपिक्स होगा ये आपका होगा
26 में। तो इस तरह से इन ओलंपिक्स में तो समय 4 साल बाद होता है, लेकिन जो विंटर और समर ओलंपिक के बीच का जो पीरियड होता है वो 2 साल का होता है। इसके साथ ही साथ पैरालंपिक्स भी होते हैं। इन्हीं के साथ साथ जहाँ पे ये ओलंपिक होते हैं, मेन ओलंपिक होते हैं, वहीं पे पैरालंपिक्स भी होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए पैरालंपिक्स होता है। यहीं पे ही समर ओलंपिक्स 2020 के बारे में जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। आयोजन इसका होगा टोक्यो में। इस आयोजन के साथ ही जापान एशिया का पहला ऐसा देश हो जाएगा जिसने 2 बार समर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किया हो। इसके साथ ही साथ जो टोक्यो है वो 2 बार समर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करने वाली एशिया की पहली सिटी हो जाएगी। और सबसे खास बात है इसमें यहाँ के मोटो के बारे में। इसका मोटो होगा यूनाइटेड बाय इमोशंस। यहाँ का मस्कट होगा मीरई तोवा। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस देश में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजित करने का निर्णय लिया गया है? भारत, जापान, चीन या दक्षिण कोरिया? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। फीफा ने अभी हाल ही में भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजित करने का निर्णय लिया है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में 11 से 30 अक्टूबर के दौरान अगले साल किया जाएगा। भारत को साल 2020 में इसकी मेज़बानी करनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। बात फीफा की हो रही है तो जान लीजिए 21 मई को इसकी स्थापना की गई थी फ्रांस के शहर पेरिस में 1904 में। अपना अगला क्वेश्चन है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए और उसके बाद फिर अपना आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस ने विकसित किया है। ये सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल सिस्टम माना जाता है। यह एक शील्ड के रूप में काम करता है। अगर ऊपर से कोई मिसाइल गिरा रहा है तो उसे ये सारी मिसाइलों को ध्वस्त कर देगा। 400 किलोमीटर के क्षेत्र में यह विमान, मिसाइल और यहाँ तक कि ड्रोन को भी नष्ट करने में सक्षम है। 2018 में भारत ने रूस के साथ $5 अरब में 5 इकाई खरीदने के लिए करार किया था। S-400 की पहली खेप अभी इस साल अक्टूबर या दिसंबर में आने की संभावना है। इसीलिए ये S-400 मिसाइल एक बार फिर से चर्चा में है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, S-400 मिसाइल है ये। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। 21 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टी डे, विश्व चाय दिवस। इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। 21 मई को मनाया जाता है और इस बार की थीम है रेजिलिएंट, सस्टेनेबल एंड हेल्दी फ्रॉम फील्ड टू कप। ये थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत इम्पोर्टेंट। इनसे केवल यही इतना ही जानना जरूरी है कि थीम क्या है और आपके किस दिन मनाई जाती है। तो यहीं पे जानिए कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का चाइना के बाद। और अगर कंजप्शन में बात करें तो इंडिया नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा कंजप्शन हम ही लोग करते हैं। विश्व में जितनी चाय उगाई जाती है उसकी 30% इंडियंस द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है। दूसरे टॉपिक पे अगर आएँ तो पिनराई विजयन केरला के सीएम बने हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। 22 मई की अगर बात करें तो 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया था। इस बार की इसकी थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, फॉर्च्यून हैज फॉर्च्यून। इसमें भी आपको केवल डेट याद रखनी है और ये आपको थीम इसकी याद रखनी है कि मई 2022 विश्व जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हैज फेवरेट।
इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, सुंदर बहुगुणा से संबंधित है। 2021 को निधन हो गया, इसीलिए चर्चा में आए हैं। ये आपके उत्तराखंड राज्य के थे, गढ़वाली एनवायरमेंटलिस्ट थे और इसके साथ साथ इन्हें चिपको मूवमेंट शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, जिसे इन्होंने 26 मार्च 1974 को शुरू किया था। बाद में ये 1980 के दशक में एंटी टेहरी डैम मूवमेंट्स के लिए भी ये जाने जाते हैं। इन्हें अगर अवार्ड्स की बात करें तो पद्म विभूषण, पद्मश्री, राइट लाइवलीहुड अवार्ड और जमनलाल बजाज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ये रहे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट इन द फॉर्म ऑफ MCQs। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सिविल सर्विसेज वाला। नमस्कार।